हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस की यूनिट नंबर 4। यानी कि यूनिट नंबर 4 हमारा जो लेसन नंबर 4 सॉरी यूनिट नंबर 5 जो है आपकी यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 4 हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, प्रदूषण। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और बीए ऑनर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए कंपलसरी कोर्स है जो आपके इसके अंदर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण देखो, भारत में हमेशा से नदियों को पूजनीय माना जाता है, किंतु आज के समय में नगरीकरण की सभ्यता ने क्या करा, पॉलीथीन, कूड़ा कचरा आदि नदियों में प्रवाहित होने के कारण नदियां प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। अब जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आज के समाज पर पड़ रहा है और कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं लोग। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर हम आगे देखें कि नदियों और तालाबों के जो जल हैं वो भूमिगत जल को तो मनुष्य ने प्रदूषित किया ही है, बल्कि प्रदूषण करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। यानी कि इतना ही नहीं कि वह छोटी छोटी तालाब या नदियां हैं वही जो है प्रदूषित हुई है, बल्कि बड़े बड़े सागर भी जो है इसके अंदर प्रदूषित कर दिए गए हैं। सागर किनारे कई स्थलों पर क्या होता है कि जो पर्यटक है, जितने भी ट्रेवलर्स हो गए या जितने भी जो आगंतुक हैं वहां पर जो आते हैं घूमने के लिए, उनका आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण क्या होता है सागर के किनारे कई छोटी छोटी बस्तियां बस जाती है। अब वहां के लोगों का क्या होता है कि वो जीवन यापन करने के लिए पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्री बेचते हैं। अब उन बस्तियों में से किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो वह सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं और घर के कूड़े कचरे को सागर के जल में बहा देते हैं, जिसके कारण ही सागर का जल भी प्रदूषित हो गया है। अब अगर हम आगे देखें तो भारत में नदियों के प्रदूषित होने के जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि भारत के अंदर नदियों के जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला औद्योगिकरण की वजह से। ठीक है भाई, औद्योगिकरण जितना ज्यादा हम लोग विकास की दर हम जो बहुत ज्यादा ऊंची करते चले जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा क्या होता जा रहा है कि प्रदूषण के स्तर पे जो है हम लोग बहुत ज्यादा डाउन चले जा रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण के स्तर पे हम लोग बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाएं कि भाई जैसे कि हमने कहा छठ पर्व आता है या फिर कोई भी ऐसा पर्व आता है जिसमें कि गंगा के अंदर या फिर किसी भी नदी के अंदर जो लोग क्या करते हैं कि चढ़ावा डाल देते हैं, ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि प्रदूषण होता है। शहरीकरण होता जा रहा है, इसकी वजह से भी कृषि क्षेत्र से प्रभावित जल और अनुचित कृषि क्रियाएं, तो ये सब चीजें जो है वो क्या है भारत में नदियों को प्रभावित करने वाले या प्रदूषित करने वाले कारण हैं। आगे अगर हम जैसे गंगा कार्रवाई योजना यहाँ पर बताई गई है, गंगा कार्रवाई योजना जो हमारी वो क्या है, देखिए भारत देश में गंगा नदी पवित्र नदियों में से एक है। अब नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के फेंके जाने पर धार्मिक रीति रिवाजों के चलते गंगा जैसी जो पवित्र नदियां हैं वो दिन पर दिन प्रदूषित होती जा रही है। आज क्या होता है कि गंगा वैसे तो धार्मिक नदी है, और इस धार्मिक नदी के अंदर हम लोगों ने क्या करा कि कूड़ा कचरा डालने की वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। अब जिसके कारण 1985 में नदियों की सफाई के लिए गंगा कार्रवाई की योजना भी शुरू की गई थी। यह योजना जो है जीएपी 1 सन 1986 से लेकर 1993 तक चली। उसके बाद में वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 5 लाख से भी अधिक आबादी वाले देश के अंदर 100 से अधिक शहर ऐसे हैं जो कि मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, लाशों और जले हुए अवशेषों इत्यादि को बहा देते हैं पानी के अंदर। अब इससे होता क्या है कि गंगा के प्रति 100 किलोमीटर तक में जल में 60,000 से भी अधिक कालीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसके बाद में एक यहाँ पर बताया गया, अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम जो है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना था, जिसको नमामि गंगे कहा गया है। और देखा जाए तो ये जो मूल रूप से प्रधानमंत्री का एक ड्रीम मिशन है, और मई 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के केंद्र सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि गंगा के घाटों के निर्माण और सौंदर्यकरण के लिए अलग से 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो याद रखेंगे कि ये हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और दिल्ली, पटना और केदारनाथ में कराए जाएंगे। ये सारे के सारे काम किसमें है, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंदर आते हैं। उसके बाद बोला गया है कि नमामि गंगे परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। इसके द्वारा सहायक नदियों की सफाई भी की जाएगी और अधिकारियों को उन शहरों का भी प्रबंध करना होगा जहां से यह नदी गुजरती है और औद्योगिक इकाई अपना अपशिष्ट और कचरा इसमें डालती है। उन सब चीजों के बारे में इसमें देखना होगा। 5 जुलाई 2016 को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, और यह 2500 किलोमीटर दूरी तक कवर करने के साथ 29 बड़े बड़े शहर और 48 कस्बे और 23 छोटे छोटे जो शहर है वो कवर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर
निर्मल धारा ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन। देखो, वर्ष 2022 के अंदर गंगा तट की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ का प्रावधान किया था। आपने सुना होगा बीच में यूपी के अंदर क्या होता, शौचालय यानी कि जहां सोच वहां शौचालय, इस तरीके की जो है मुहिम चलाई गई थी, जहां पर यूपी के सभी लोगों को जो है शौचालय बनाने की अनुमति दी गई थी और उनके घरों पर शौचालय बनाने की व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसमें सरकार जो है उनको पैसा भी दे रही थी। अब नियंत्रण की बात करें तो गंगा में रेत खनन के लिए विशेष दिशा निर्देशन देना, गंगा निगरानी केंद्र की स्थापना, गंगा बेसिन के लिए जीआईएस डाटा और आकाशीय विश्लेषण, वन रोपण और वनस्पति का संरक्षण करके चार धाम यात्रा के लिए, जो चार धाम यात्रा है उसके लिए सार्वजनिक सुविधाओं को कचरा निस्तारण और स्वच्छता के लिए कार्य योजना बनाना आदि इसके अंदर शामिल था। तो यहाँ पर इसके लिए नियंत्रण के लिए बताया गया कि योजनाएं बनाने की बात की गई है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दिल्ली वायु प्रदूषण और जनता पर इसका क्या प्रभाव है, तो देखिए दिल्ली के अंदर सबसे पहला हम देखेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी भयानक होती जा रही है कि प्रदूषण का सेहत पर प्रभाव 15 से 20 सिगरेट पीने के प्रभाव है। यानी कि जो आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, अगर हम दिल्ली के प्रदूषण की बात करें तो ये प्रदूषण इतना हानिकारक है कि जो मनुष्य सिगरेट नहीं भी पीता है वो भी 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर अपने सेहत को खराब कर रहा है। विशेषज्ञों ने क्या बताया कि दिल्ली में खराब वायु प्रदूषण का जो है सेहत पर असर एक दिन में 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। उन्होंने यही बोला है कि अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो आप जो है पर्यावरण के शिकार में है, पर्यावरण जो है आपका शिकार कर लेगा और आप 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर जो है अपने आप को बीमार कर रहे हैं। वायु प्रदूषण से सीओपीडी, दिल्ली का दौरा आना, ठीक है, दिल का दौरा पड़ना और मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसे रोगों के होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और इसका ज्यादा असर जो है बच्चों पर होता है, क्योंकि उनमें रोग प्रतिशोधक क्षमता कम होती है। यानी कि वो लोग जो है रोग से जो है अपने आप को बचाने में जो है बहुत ज्यादा माहिर नहीं हो पाते हैं। यानी कि उनके अंदर जो उनकी बॉडी है, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करता, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज्यादा अच्छे काम नहीं करता है, तो वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आगे बताया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में मृत्यु, रोग और आयु पर वायु प्रदूषण के असर का बहुत बड़ा प्रभाव दिखता है। और 2017 में 12.4 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हुई है। अब जिसमें कि 6.7 लाख लोगों की मृत्यु जो है पार्टिकुलेट मैटर और 4.8 लाख लोगों की मृत्यु प्रदूषित हवा से हुई है, जिसमें अधिकांश 70 साल से अधिक उम्र के लोग थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है और प्रदूषण की वजह से लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम की बात करें तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा हो जाना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु क्या होगी, वो जमीन पर या जल में इकट्ठी हो जाएगी। वो इकट्ठी होकर क्या होगा, एक पूरा का पूरा एक बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा और वही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाएगा। अब इसमें वन्य जंतुओं या मानवों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत में प्रत्येक 56 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न करता है और दिल्ली अकेला 689.5 टन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है वो दिल्ली के अंदर अकेला 689.5 टन अकेला दिल्ली जो है इसके लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव भूमि, जलीय जीव, भूमि और पर्यावरण सब पर पड़ता है। प्लास्टिक के मौजूदगी से जो कि फैटिलेट्स एंड बिस्फोनेल ए मानव में कैंसर तथा महिलाओं के हृदय को भी प्रभावित करता है। अभी कैंसर जैसा रोग और महिलाओं के हृदय के लिए बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। इसके अंदर बताया गया अधिनियम के मुख्य तत्व देखें तो प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई जो है 40 माइक्रोन से बढ़कर 50 माइक्रोन कर दी गई। अब आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि प्रतिदिन 15,000 टन से भी ज्यादा जो प्लास्टिक है वो अपशिष्ट हो जाती है और उसके बाद में 9,000 टन से भी ज्यादा ये जो प्लास्टिक है इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत बचे हुए 6,000 टन प्लास्टिक जो है अपशिष्ट को एकत्रित किया जाएगा और इस संबंध में मानक जो अब तक नगर निगम क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए थे वे अब गांवों के लिए भी मानदेय होंगे। यानी कि बताया गया है कि जब भी जो प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था हमारे पूरे भारत में, है ना, तो ये जो बैन था वो किस लिए था, क्योंकि पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है इस वजह से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। इसके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी क्या था। अगर आपका इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो आपको यही लिखना है। याद रखिएगा कि आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। यानी कि 3 दिसंबर 1984 के दिन क्या हुआ था, आधी रात में बाद में सुबह यूरियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली गई जहरीली जो गैस थी मिथाइल आइसो
साइनाइड, इसने क्या करा, हजारों लोगों की जान जो है इन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इस त्रासदी के दौरान ही लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और मिट्टी और भूजल भी प्रदूषित हुए। भोपाल स्थित यूनियन कार्बोइड और कॉरपोरेशन जो मुख्यतः कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन करती है, इसके द्वारा मिथाइल आइसोसानाइड गैस का उपयोग किया जाता है। अब भोपाल गैस त्रासदी का यही मुख्य कारण बनी थी और बताया गया कि गैस ने मिट्टी, तालाब और जलाशय इनको बुरी तरीके से प्रदूषित कर दिया था और गर्भवती महिलाओं, वृद्ध और नवजात आदियों को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। और इस गैस त्रासदी के कारण ही लगभग हजारों की संख्या में लोग स्थायी तौर पर विकलांग हो गए और लाखों की संख्या में आंशिक विकलांग हो गए। और त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से भी कई विकलांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ में दुनिया में आए। यह भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असामान्य तौर पर पैदा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी जापान के जो शहर हैं, जब वहां पर परमाणु अटैक हुआ था तो उसके बाद में भी वहां पर आज भी असर देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज्यादा अपंग पैदा होते हैं। सेम ऐसे ही भोपाल त्रासदी के बाद में भी भोपाल के अंदर यह सिलसिला अभी भी जारी है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने बात की कि यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमने अभी तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इसमें से आने वाला जो भी कोई क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप बखूबी अपने उसमें पेपर में कर पाएंगे। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।